वही दो आदमी फिर से उसे टैक्सी में चढ़ते देख रहे होते हैं। उनमें से एक कॉल करके बताता है कि लड़का अभी निकला है। दूसरी तरफ से शुओ जेन उन्हें आदेश देता है कि उसे फॉलो करें और इस बार उसे ना खोएं। वो उसका पीछा करते हुए इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट पहुंचते हैं और देखते हैं कि लिन एक बड़ा वेयरहाउस खोल रहा है। लगातार ट्रक आ रहे हैं और ढेरों सामान अनलोड हो रहा है। पूरा दिन गुजरता है और रात होते होते वो लोग कॉल करके शुओ जेन को बताते हैं कि उन्हें उस लड़के का ठिकाना मिल गया है। वो यहाँ बहुत सारा सामान जमा कर रहा है। अजीब बात यह थी कि वहाँ मिलिट्री वाला सामान भी बहुत था। शुओ जेन तुरंत आदेश देता है कि अंदर घुसकर पता करो कि वो क्या कर रहा है, और वो लोग बस इतना कहते हैं कि ठीक है, लेकिन इस बार पेमेंट सही मिलनी चाहिए। जैसे ही रात होती है वो लोग साइड के एक दरवाजे से वेयरहाउस में घुसते हैं। अंदर घुसते ही वो देखते हैं कि वहाँ सालों तक चल सकने लायक सामान की लाइनें लगी हैं। एक कहता है कि यहाँ तो कई सालों का खाना पड़ा है। दूसरा मेडिकल किट्स और फिल्टर्स देखता है और तुरंत शुओ जेन को कॉल करता है। वो पहली घंटी में फोन उठाता है। सारी बात सुनते ही आदेश देता है कि सब कुछ जला दो। वो लोग फ्यूल लेने लगते हैं और जगह जगह लिक्विड डालना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जैसे ही वो अंदर घुसे थे तभी से कैमरे उनकी हर हरकत रिकॉर्ड कर रहे थे। अपार्टमेंट में लिन के फोन पर एक अलर्ट आता है, इन्वेजन अलर्ट। वो चुपचाप अपने कोट में साइलेंट पिस्टल रखता है और निकल पड़ता है। वेयरहाउस के पीछे वाले सीक्रेट दरवाजे से वो अंदर पहुंचता है, बहुत ही शांत और अनुभव से भरा। सर्वाइवल के सालों ने उसे सिखा दिया था कि जरा सी आवाज भी मौत ला सकती है। पहला बंदा तो कुछ समझ ही नहीं पाता। साइलेंस्ड गन की आवाज बहुत हल्की थी। दूसरा जैसे ही लाश गिरती है पलटता है, लेकिन तब तक लिन झाओ वहीं होता है। दो और गोलियां चलती हैं और सब खत्म। उन दोनों लाशों को वो वेयरहाउस के पीछे ले जाकर गड्ढे में डालता है, मिट्टी से ढकता है और ऊपर टार्प बिछा देता है। वो जगह पानी के बढ़ने पर सबसे पहले डूबने वाली थी। कोई कभी वहां तक पहुंच भी नहीं पाता। अगले हफ्ते वेयरहाउस लगातार भरता जाता है। हर सुबह लिन जल्दी आकर ट्रेनिंग करता है। वो अपना शरीर फिट रखता है क्योंकि उसे पता था कि क्या आने वाला है। दूसरी तरफ शुओ जेन अपार्टमेंट में इधर उधर घूम रहा होता है, ये सोचते हुए कि वो आदमी और उसके लोग कहाँ गायब हो गए। शायद वो उसे धोखा देकर पैसे लेकर भाग गए हैं, लेकिन वो खुद को समझाता है कि वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इस बीच वो 7वां दिन होता है जब लिन झाओ ने लॉटरी टिकट खरीदे थे। लाइव ड्रॉ नेशनल टेलीविजन पर हो रहा होता है। सब लोग स्क्रीन से चिपके होते हैं ये देखने के लिए कि इस बार जैकपॉट कौन जीतेगा। नंबर्ड बॉल्स एक एक करके गिरती हैं और सब के सब लिन के टिकट से मैच कर जाते हैं। आखिरी नंबर भी वही होता है और वो दुनिया के सबसे बड़े प्राइस का विजेता बन जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। शहर में उसकी तस्वीर हर स्क्रीन, हर अखबार, हर सोशल मीडिया पर छा जाती है। सब कहने लगते हैं कि एक आम लड़का रातों रात करोड़पति बन गया, लेकिन लिन झाओ के लिए यही सही मौका था। जैसे ही प्राइस के पैसे उसके खाते में आते हैं, वो अमाउंट इतना बड़ा होता है कि किसी का भी दिमाग घूम जाए, लेकिन लिन पहले से जानता था कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। वो उस अपार्टमेंट से एक टैक्सी लेता है जिसे वो पहले ही बेच चुका है और ड्राइवर से कहता है कि पैलेस 104 ले चलें, लेकिन जैसे ही वो निकलता है एक दूसरी टैक्सी ट्रैफिक में उसके पीछे आ जाती है। शियाओ किंग पहले ही उसकी टेल पर होती है। उसे पता चल गया था कि वही लड़का लॉटरी जीत चुका है और अब वो उसे इतनी आसानी से भागने नहीं देगी। दूर से ही पैलेस 104 की बिल्डिंग दिखाई देती है। शीशे की दीवारें धूप में चमक रही थीं। ये शंघाई की सबसे प्रेस्टिजियस स्काईस्क्राइपर थी और अब यही उसका बेस बनने वाला था, ना सिर्फ सर्वाइवल के लिए बल्कि अपने बदले के लिए भी। जैसे ही वो पैलेस 104 की लॉबी में पहुंचता है, सीधे फ्रंट डेस्क पर जाता है और कहता है कि वो लेउ रिवन से फ्लोर खरीदने की बात करना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट थोड़ा हैरान होकर पूछती है कि क्या उसकी कोई अपॉइंटमेंट है, लेकिन लिन कहता है नहीं, पर यकीन दिलाता है कि मिलिन उससे जरूर मिलेगी क्योंकि वो 99वीं मंजिल खरीदने आया है। थोड़ी ही देर में मिलिन वहां आती है पूरे प्रोफेशनलिज्म के साथ। वो हमारे लड़के को बधाई देती है और कहती है उसने सुना कि उसने लॉटरी जीती है और पूछती है कि पैलेस 104 उसके लिए क्या कर सकता है। लिन बिना घुमाए सीधे कहता है कि वो पूरी 99वीं मंजिल खरीदना चाहता है। मिलिन चौंक जाती है, लेकिन वो जानती है कि लड़का लॉटरी जीत चुका है तो संदेह करने की कोई वजह नहीं थी। वो कहती है कि चलो ऑफिस में बात करते हैं, लेकिन तभी लिन देखता है कि शियाओ किंग लॉबी में आ चुकी है। वो उसे खोजते हुए बाज की तरह चारों ओर देख रही थी। कुछ सेकंड में ही वो उसका नाम चिल्लाती है और एक्ट करते हुए फ्लर्ट मोड में चली जाती है। उसका हाथ पकड़ लेती है और ऐसे पेश आती है जैसे उस दिन अपार्टमेंट के बाहर कुछ हुआ ही नहीं था। वो खुद को मिलिन से उसकी गर्लफ्रेंड बताती है। मिलिन मुस्कुराते हुए कहती है वो समझ गई और फिर प्राइस पर बात शुरू होती है, लेकिन लिन बीच में ही इंटरप्ट करके कहता है कि वो 20% एक्स्ट्रा देगा, लेकिन शर्त यह है कि उसे 1 हफ्ते के अंदर
फ्लोर की चाबी मिल जाए। मिलिन थोड़ी कंफ्यूज होती है, सोचती है कि ये आदमी शायद पैसे का अनुभव नहीं रखता और बस खर्च करने के लिए पागल हो रहा है। लेकिन फिर समझती है कि इस लेवल पर 99वीं मंजिल का ऑफर कोई आसानी से नहीं देता, शायद कोई बेवकूफ़ या फिर कोई जिसने पैसे बहुत आसानी से पाए हों। इसलिए वो कहती है कि ठीक है, ये मुमकिन है। पेपर वर्क तैयार होने लगता है। शियाओ किंग झुककर लिन से पूछती है कि क्या वो सच में पूरी मंजिल खरीद रहा है। कहती है कि वो हमेशा सोचती थी कि वो खर्च के मामले में थोड़ा कंजर्वेटिव है, लेकिन लिन बस कहता है कि लोग बदलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फाइन होते ही वो तुरंत शियाओ किंग को एक क्रेडिट कार्ड देता है और कहता है कि उसका एक स्पेशल मिशन है, पूरी 99वीं मंजिल के लिए फर्नीचर खरीदना। जितना लग्जरी सामान चाहिए वो खरीद सकती है। शियाओ किंग एकदम भावुक हो जाती है। वो दौड़कर अपनी दोस्त यांग ली को फोन करने जाती है। कहती है कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, वो फ्लोर को परियों की तरह सजाएगी और वो कभी पछताएगा नहीं। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर जाती है, लिन वेयरहाउस टीम को कॉल करता है और कहता है कि अब सब सामान पैलेस 104 की 99वीं मंजिल कर ट्रांसफर किया जाए। 2 दिन बाद मिलिन कॉल करती है और कहती है कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इससे ज्यादा तेज डिलीवरी मुमकिन नहीं थी। आखिरकार फ्लोर तैयार था। अब ट्रक के ट्रक सर्विस एलिवेटर से सामान लाने लगे। फर्नीचर और लग्जरी डेकोर भी आने लगे जो शियाओ किंग ने स्टोर्स से चुने थे। फ्लोर धीरे धीरे भरने लगा। जब आखिरी फर्नीचर का टुकड़ा डिलीवर हुआ, लिन जो ने बैंक कॉल करके वो क्रेडिट कार्ड कैंसिल करवा दिया जो शियाओ किंग के पास था। दूसरी तरफ शहर के एक महंगे स्टोर में शियाओ किंग ढेर सारे जूते, डिजाइनर कपड़े और बैग्स के बीच बैठी हुई थी। यांग ली उसके साथ थी। कहती है कि वो कितनी लकी है कि उसे लिनजो जैसा लड़का मिला, और कहती है कि जब वो उस लग्जरी फ्लोर पर रहने लगे तो उसे भूलना मत। शिया हंसती है और कहती है कभी नहीं भूलेगी। फिर क्रेडिट कार्ड को हक करती है। तभी क्लर्क का चेहरा बदलता है और वो कहती है कि कार्ड डिक्लाइन हो गया है। शियाओ कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है, उस कार्ड में तो मिलियंस हैं। वो कहती है फिर से स्वाइप करो, लेकिन 3 बार कोशिश के बाद भी वही रिजल्ट आता है। शियाओ किंग गुस्से से लाल हो जाती है। वो तुरंत लिन को कॉल करती है, लेकिन कॉल वॉइस मेल पर जाती है। अगले दिन सुबह वो गुस्से से पैलेस 64 पहुंचती है। उसकी चाल में एक तूफान होता है। वो लॉबी में तेजी से चलती है, लेकिन जैसे ही एलिवेटर की तरफ बढ़ती है, गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और उसका आईडी मांगते हैं। जैसे ही वो नाम बताती है, गार्ड माफी मांगते हुए कहते हैं कि उसका नाम रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में है और उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं है। वो चीखते हुए पूछती है कि क्या उन्हें पता है वो कौन है। वो कहती है कि वो 99वें फ्लोर के मालिक लिन जो की गर्लफ्रेंड है। गार्ड बस कहता है कि वो अपना काम कर रहा है और ये खुद मिस्टर जो का आदेश है कि उसे एंट्री ना दी जाए। शियाओ किंग का चेहरा गुस्से से फटने वाला होता है। वहीं 99वीं मंजिल पर लिनजो पुशअप्स कर रहा होता है। हमेशा की तरह सुबह हल्की एक्सरसाइज करता है और टीवी पर न्यूज़ देख रहा होता है। मौसम वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे होते हैं कि समुद्र के स्तर में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। कई तटीय इलाकों में बाढ़ आनी शुरू हो गई है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये एक बड़ी आपदा की शुरुआत हो सकती है। लिन एक काली मुस्कान देता है, पैनोरामिक खिड़की की ओर चलता है और चमकते हुए शंघाई को देखता है और कहता है कि लोग जितनी देर तक चाहें इस शांति का मजा ले सकते हैं। शहर के दूसरे हिस्से में शियाओ किंग गुस्से से अपने भाई पर चिल्ला रही होती है। कहती है कि उस लड़के ने उसे बेइज्जत कर दिया। वो सबके सामने पूरी तरह एम्बैरेस्ड हो गई। हाथों में शॉपिंग बैग्स लेकर जब कार्ड डिक्लाइन हुआ और उस बिल्डिंग में उसे घुसने भी नहीं दिया गया। शुओ जेन जो सोफे पर लेटा अपनी ठुड्डी खुजला रहा होता है, कहता है कि अब वो लड़का पहले जैसा बेवकूफ नहीं रहा, वो अब बदल गया है। शियाओ कहती है कि पहले वाला अपार्टमेंट तो अब कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अब तो उसने लॉटरी जीत ली है, अब वही उनका शॉर्टकट होगा अमीर बनने का। यांग ली जो बगल की कुर्सी पर बैठी होती है, कहती है कि अब तो वो हर जगह दिखाई दे रहा है। लॉटरी जीतने के बाद लोग उसे शंघाई का लकी ड्रैगन कहने लगे हैं। शुओ जेन का चेहरा गंभीर हो जाता है। कहता है कि अब उन्हें अपने प्लान के साथ तेजी से बढ़ना होगा। अगर जरा सा भी संदेह हुआ या देर हुई तो उनका आखिरी मौका भी चला जाएगा। शियाओ किंग पूछती है कि अब क्या करेंगे। शुओ जेन मुस्कुराकर कहता है कि माओ जी के कुछ कॉन्टैक्ट्स पैलेस 64 में हैं। या तो वो शियाओ किंग की मदद से उसे फंसाएंगे या फिर उसे किसी और तरह से उस ड्रैगन का स्वागत करना होगा। उसी रात लिन झाओ को एक काले और सुनहरे रंग का लिफाफा मिलता है। उसमें लिखा होता है कि उसे शंघाई की वार्षिक एलीट गाला में आमंत्रित किया गया है। ये पार्टी पैलेस 64 में शाम 7 बजे होगी। लिन को ये टाइमिंग बहुत मज़ेदार लगती है, क्योंकि वो रात वही
वही थी जब शंघाई में पहली बाढ़ आने वाली थी। ये एक अच्छा मौका था ये देखने के लिए कि इस बिल्डिंग में कौन कौन मौजूद होगा और कैसे सब शुरू होगा। उसे देखना था कि किसके पास रिसोर्सेज और शायद ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो मुश्किल वक्त में फ़ायदा दे सकती हैं। पार्टी से पहले के दिनों में वो अपना ट्रेनिंग और तेज़ कर देता है और नोटिस करता है कि उसका शरीर पहले से तेज़ रिस्पॉन्ड कर रहा है। जो मांसपेशियां महीनों में बनती वो अब कुछ ही दिनों में दिखने लगीं। शायद ये उसकी रीइंकार्नेशन का कोई असर हो, पर वो खुद भी नहीं जानता था। इसी बीच वो बहुत सारे मोशन सेंसर्स लगाता है, दरवाज़ों को रीइंफोर्स करता है, सर्वेलेंस सिस्टम को एआई से अपग्रेड करता है और कई फुली चार्ज्ड जनरेटर्स भी तैयार रखता है जो कुछ भी आने वाला है उसके लिए। पार्टी की रात वो आईने में खुद को देखता है और महसूस करता है कि आईने में दिख रहा लड़का अब वो नहीं जो माओ के हाथों मारा गया था। फिर वो एलिवेटर की ओर बढ़ता है। 99वीं मंजिल से नीचे की राइड बहुत लंबी लगती है। जैसे ही वो लॉबी में पहुंचता है, दरवाज़ा खुलते ही संगीत और लोगों की बातचीत की आवाज़ें उसका स्वागत करती हैं। चारों तरफ चमक और रौनक होती है। शंघाई की एलीट वहाँ मौजूद होती है। सबकी निगाहें उस पर टिक जाती हैं क्योंकि सब जानते हैं कि ये वही लड़का है जिसने लॉटरी जीती है। एक वेट्रेस उसे शैंपेन देती है। वो उसे लेकर एक कोने में खड़ा हो जाता है और सब पर नज़र रखने लगता है। दूर से उसे दिखाई देती है एक दमदार प्रेजेंस।